हेलो साथियों, स्वागत है आपका ग्रोथ मंत्रा में। और मैं आपका साथी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं अपनी एक नई क्लास के साथ। जी हां साथियों, आज हमने अपनी सीटेट के लिए तैयारी का एक क्रम शुरू किया है, एक सिलसिला शुरू किया है। तो उसी क्रम में आज हमारी सीटेट 2022 को लेते हुए सीडीपी में आज हमारी क्लास 8 होगी। जी हां साथियों, अब तक हमने अपनी सीडीपी की 7 क्लासेस कर ली हैं। अगर आपने वो क्लासेस अटेंड नहीं की हैं तो इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, आप वहां से जाकर के उनको देख सकते हैं। साथ ही हमने ईवीएस का भी सिलेबस कंप्लीट कर दिया है, तो वो भी कुल 15 क्लासेस हैं जिनके लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगे, तो आप वहां से जाकर उनको अटेंड कर सकते हैं। तो साथियों, आज हम अपनी सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की क्लास 8 में चर्चा करेंगे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, जिससे नाम जोड़ा जाता है, जिसके लिए नाम लिया जाता है हमारे जीन प्याजे का। तो हमारी इस टॉपिक वाइज अकॉर्डिंग टू सिलेबस के क्रम वाली तैयारी के वाले सिलसिले में क्रम में हमारी क्लास 8 में आज हम चर्चा करेंगे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो चलते हैं फटाफट से अपने आज के इस क्लास की ओर। जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ जीन प्याजे। संज्ञानात्मक विकास के साथ नाम जोड़ा जाता है हमारे जीन प्याजे का, जो कि एक स्विट्जरलैंड के निवासी हैं और इनको विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। बिल्कुल साथियों, हमारे जीन प्याजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। और इनका एक कथन है कि बच्चे संसार के बारे में अपने समझ की रचना सक्रिय रूप से करते हैं। बिल्कुल, इनका कहना है कि जो बच्चे हैं वो दुनियादारी के बारे में, इस दुनिया की सभी चीजों के बारे में अपनी समझ की रचना खुद से सक्रिय रूप से देख करके चीजों को अपनी आयु के अनुसार धीरे धीरे करते चलते हैं। जिसके संदर्भ में इन्होंने प्रयोग किया था अपने खुद के बच्चों पर, जिसमें इनके पुत्र का नाम था लॉरेंट तथा पुत्री थी लेसिन और जैकलीन। तो अपने पुत्र लॉरेंट और पुत्री लेसिन और जैकलीन पर इन्होंने अपना प्रयोग किया और अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, और इन्हें विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। अगर हम जीन प्याजे की बात करें तो इनके सिद्धांत के अनुसार इन्होंने कुल विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं। जी हां साथियों, सिर्फ पहला पॉइंट ही जो है ये कितनी बार क्वेश्चंस बना चुका है एग्जाम में कि जीन प्याजे के अनुसार विकास की कुल कितनी अवस्थाएं हैं, या संज्ञानात्मक विकास की कुल कितनी अवस्थाएं हैं। तो आंसर आता है 4। तो ये चारों अवस्थाओं के नाम को जान लेते हैं विद एज रेफरेंस, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी रहता है बालकों को अक्सर। तो पहला है हमारा संवेदी पेशीय अवस्था, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि हमारी जन्म से 2 वर्ष तक होती है। तो हमारी सेंसरी मोटर स्टेज होती है जन्म से 2 वर्ष तक। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसका जो काल है वो है 2 से 7 वर्ष। और तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको 7 से 11 वर्ष तक रखा जाता है। और वही है साथियों चौथी स्टेज अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या इसको एब्स्ट्रैक्ट या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। और अक्सर बालकों को यही कंफ्यूजन होता है कि कहीं लिखा हुआ है 11 से 14, कहीं लिखा हुआ है 11 से 15 और कहीं लिखा हुआ है 11 से 18। तो साथियों याद रखना, ये जो आपके सामने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं लिखी हुई हैं विद एज रेफरेंस, ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लिखी हुई हैं। अर्थात अब आप इस बात से बिल्कुल भी निश्चित हो जाइए कि आपको गलत नहीं होगा। यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है वो 11 से 15 वर्ष है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो ये बात रही हमारी विकासात्मक जो अवस्थाएं हैं संज्ञानात्मक विकास के आधार पर, या विकास की अवस्थाएं हैं जो 4 हैं, संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब इनको हम थोड़ा सा साथियों डिटेल में अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे, चारों अवस्थाओं को बहुत अच्छे से जानेंगे। पहली है हमारी संवेदी गामक अवस्था,
जो कि जन्म से 2 वर्ष तक है। अगर हम इसके बात करें अन्य नामों की, जी हाँ साथियों, हिंदी वाले वर्जन में अक्सर बालकों को समस्या रहती है कि इन अवस्थाओं के नामों को कई और भी नामों से पुकारा जाता है और बालकों को कंफ्यूजन रहता है कि ये कौन सी अवस्था हो गई। इसलिए हमने आपके सामने इसके अन्य नाम जो भी हो सकते हैं उन सभी की चर्चा की है। संवेदी गामक अवस्था को सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं इंग्लिश में, और कहते हैं संवेदी पेशीय अवस्था, इंद्रियानुभूत अवस्था, ज्ञानेन्द्रियात्मक अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था या संवेदनात्मक अवस्था। सारे नाम इस प्रकार से हैं। क्यों बोला गया है? क्योंकि साथ ही इस अवस्था में जो बालक सीखता है वो अपने सेंसरी ऑर्गन्स की हेल्प से सीखता है, यानी कि छूकर, देखकर, सूंघकर, सुनकर आदि आदि। यानी कि जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं, जब बालक उनको प्रयोग करते हुए अपना विकास करता है, चीजों को करना सीखता है, तो उसी के संदर्भ में ये नाम जोड़कर बताया गया है कि संवेदी गामक अवस्था, जो कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे जन्म से 2 वर्ष तक इसका समय माना गया है। इस अवस्था में शिशु जो है हमारा शरीर से चीजों को इधर उधर करता है, यानी कि अपनी चीजों को छुएगा, देखेगा, इस प्रकार से क्रियाएं शामिल करता है। तभी तो मैंने बताया कि क्या बोला था इसको, हमारा सेंसरी मोटर या संवेदी पेशीय, यानी कि पेशियों को प्रयोग करते हुए, अपने शरीर को प्रयोग करते हुए जब कार्य किए जा रहे हैं और उसके कारण जो बच्चा को सीख पा रहा है, समझ पा रहा है, जान पा रहा है, ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चा शरीर से चीजों को इधर उधर करता है, वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करता है, यानी कि देखने से संबंधित हो गया, ये भी एक सेंसरी ऑर्गन का यूज हो गया। जब उसको भूख लगती है या कोई कष्ट होता है या पीड़ा होती है तो वो रोकर व्यक्त करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन सभी क्रियाओं में हमारे क्या यूज हो रहे हैं, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स यूज हो रहे हैं। जो वस्तु उसको चाहिए होती है वह उसको दिखाता है या इशारे करके उन चीजों को बताता है। तो यहां भी उसके कहा क्या हो रहे हैं, हमारे सेंसरी ऑर्गन या जो पेशियां हैं, मसल्स हैं, इनका यूज हो रहा है। वह कुछ चीजों को पकड़कर अक्सर उन्हें अपने मुंह में डाल लेता है, यानी कि मुंह से चख कर या टेस्ट लेते हुए इस प्रकार से भी चीजों को करता है। तो कहीं ना कहीं सेंसेशन हर प्रकार से वो कर ही रहा है इस अवस्था में। और क्या क्या करता है, वह चीजों को देखकर, सुनकर, छूकर, गंध के द्वारा या स्वाद के माध्यम से जानकारी ग्रहण करता है। मैं पहले बता चुका हूं साथियों, ये अपने सेंसरी ऑर्गन्स को यूज करते हुए अपनी विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करता है और उसी के माध्यम से उन चीजों के बारे में ज्ञान अर्जन करता है आदि आदि। अर्थात इंद्रियों के माध्यम से बालक इस अवस्था में सीखता है। किसमें सीखता है, हमारा संवेदी गामक अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज में। अगर हम बात करें संवेदी गामक अवस्था की साथियों, तो इसको भी कुल 6 अवस्थाओं में बांटा गया है। जीन पियाजे के अनुसार इस अवस्था को, संवेदी गामक अवस्था को 6 अवस्थाओं में डिवाइड किया है। साथियों मैं आपको 6 अवस्था के नाम भी बताऊंगा, समय भी बताऊंगा और इनके कैरेक्टर्स भी बताऊंगा। लेकिन अगर आप इन 6 अवस्था को अच्छे से याद रख सकते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज टेंशन ना लें, बस इतना जरूर जान लें कि ये कैरेक्टर संवेदी गामक अवस्था में आएंगे, चाहे आपको इतना याद रहे कि ना रहे, कि 5th में है, 6th में इसके अंदर, लेकिन इतना जरूर याद रखेंगे कि बस ये एक सेंसरी मोटर स्टेज का कैरेक्टर है। और अगर आप याद कर लेते तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो बहुत ज्यादा टेंशन का विषय नहीं मानेंगे इसको कि इतने सारे हो गए, कौन याद करेगा। याद हो जाए तो ठीक है, ना हो तो भी ठीक है, क्रमबद्ध याद हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक, लेकिन बस इतना जरूर याद रखना है कि ये कैरेक्टर हमारा सेंसरी मोटर स्टेज का है। लेकिन टॉपिक की अप्रोच हमें अच्छे से पढ़ना है, तो इसलिए आपको चर्चा हर एक प्रकार की बिंदु पर जरूर की जानी है, इसलिए आपको ये सारी चीजें बताई जाएंगी, ठीक है। तो हम बात करें अपने संवेदी गामक अवस्था, तो इसको 6 अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है, अर्थात इसको भी 6 अवस्थाओं में डिवाइड किया गया है। तो पहला है इसमें प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था को जन्म से 30 दिन तक रखा गया है। दूसरा है प्रमुख व्रतीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, ये 1 महीने से 4 माह तक होती है। और तीसरी है गौड़ व्रतीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, गौड़ यानी कि सेकेंडरी, तो ये हो गया 4 मंथ टू 8 मंथ। चौथा है गौड़ स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, ये 8 महीने से 12 महीने तक होती है।
और पांचवी है तृतीय व्रतीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, ये 12 माह से 18 माह। और अंतिम है मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था, ये 18 माह से 24 माह है। जैसा कि हमने बताया संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक है, तो इस प्रकार से इसके 2 वर्ष बनते हैं। जानते हैं प्रत्येक बिंदु को एक एक उदाहरणों के छोटी छोटी बिंदुओं के साथ कि इनका मतलब क्या है। चलिए, तो पहला है प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, जो कि जन्म से 30 दिन तक है। इसमें अवस्था में क्या होता है, बालक सिर्फ प्रतिवर्त क्रियाएं करता है, रिफ्लेक्स एक्टिविटीज करता है, जिसमें कि जैसे चूसना प्रतिवर्तन क्रिया प्रमुख है। ठीक है साथियों, तो सेंसरी ऑर्गन्स का यूज करते हुए प्रतिवर्त क्रियाएं या रिफ्लेक्स एक्टिविटीज करता है, जैसे कि चूसना एक क्या है, प्रतिवर्त क्रिया का एक प्रमुख उदाहरण है। दूसरी अवस्था इसी का सेंसरी मोटर स्टेज का है प्रमुख व्रतीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, जो कि 1 माह से 4 माह तक मानी जाती है। इस अवस्था में शिशुओं की प्रतिवर्त क्रियाएं उनकी अनुभूतियों द्वारा कुछ हद तक परिवर्तित हो जाती हैं और बार बार दोहराई जाती हैं। अर्थात इसलिए ही इसको क्या कहते हैं, इसलिए इसे क्या कहा गया है, शरीर की प्रमुख प्रतिवर्त क्रियाएं। जैसे कि अगर इस बात को हम समझ पाएंगे अपने सटीक तरीके से उदाहरण के द्वारा, 2 माह का शिशु जब झुंझुने से हाथ स्पर्श होने पर आवाज सुनता है तो संवेदी होकर इसे दोहराता है और बाद में शिशु धीरे धीरे झुंझुना बजाने में माहिर हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, इसमें क्या करता है, बच्चा जो भी चीज को करता है, छूता है, देखता है, उसके द्वारा वो कुछ चीजों को महसूस करता है और बाद में वो क्या करता है, इन्हीं चीजों को क्या करता है, प्रतिक्रियाओं को खुद से करना शुरू कर देता है। इसी को प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था कहा गया है। अर्थात जब बच्चे का हाथ जैसे 1-2 बार गलती से झुंझुने से लग जाए तो वह स्पर्श करने से आवाज आने लगती है, तो उसको आनंद आता है और वो क्या करता है, उसके प्रति सेंसेशन कर लेता है, अर्थात समझ जाता है कि इसको टच करने से ये एक ध्वनि उत्पन्न करता है। तो बाद में वो क्या करता है, स्वतः ही खुद से ही उसको धीरे धीरे बजाने की कोशिश करता है और फिर धीरे धीरे उसको आसानी से अच्छे से बजाना सीख लेता है। तो ये क्या है, हमारी प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था है, जो कि 1 माह से 4 माह तक है। तीसरी अवस्था है गौड़ व्रतीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। गौड़ मतलब सेकेंडरी, अर्थात इस अवस्था में शिशु वस्तुओं को क्या करता है, उलटता पुलटता है तथा उनका ध्यान छूने पर अधिक होता है। अक्सर आपने देखा होगा जब एक छोटा सा बच्चा 0 से 2 वर्ष के बीच का आयु का हो, तो जहां भी आप उसको बैठाओगे और आप खाने पीने की वस्तु कुछ भी रखें, कुछ भी काम करें, फटाफट से उसमें हाथ मार देता है। आपके खाने पीने की वस्तुओं को फैला सकता है, या आपको ऐसी चीज है जिसको फैलना नहीं चाहिए था या गिरना नहीं चाहिए, ऐसी चीजों को तुरंत हाथ मार के गिरा देता है। कई बार अपने चोट भी मार लेता है इस कारण से। तो साथियों, गौड़ व्रतीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था जो कि 4 माह से 8 माह तक है, इसमें बालक क्या करता है, चीजों को उलटने पुलटने में उसका ज्यादा ध्यान आकर्षित रहता है, ज्यादा उसको आनंद आता है। और कुछ अनुक्रियाओं को तो वह क्या करता है, जानबूझकर दोहराता है और उसे सुनने में या करने में उसे क्या आता है, आनंद आता है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं वह इसमें क्या कर रहा है, अपने संवेदी अंगों को ही प्रयोग कर रहा है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कैसे चीजों को उलट पुलट कर रहा है, नुकसान कर रहा है, जो भी चीजें मिल गई उनको सबको खराब करने का काम करता है बालक। अगला है चौथा, गौड़ स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था। बिल्कुल साथियों, तो स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था जो है वो 8 माह से 12 माह तक है। इस अवस्था में शिशु लक्ष्य तथा लक्ष्य तक पहुंचने के साधन में अंतर करना प्रारंभ कर देता है। बिल्कुल स्कीमेटा बनाने लगता है, यानी कि बच्चा जो उसका लक्ष्य है और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिन चीजों की जरूरत है उनमें क्या करने लगता है, डिफरेंस करने लगता है। जैसे कि बालक की अगर शिशु कहीं, जो शिशु है उसकी अगर माता कमरे में जाकर कहीं छुप जाती है तो बच्चा क्या करता है, मां को इधर उधर खोजने लगता है, ढूंढने लगता है, ठीक है ना। और कभी पर्दे के पीछे देखेगा, कभी बेड के पीछे देखेगा, यानी कि जो भी आसपास की चीजें हैं उनको झांक झांक कर देखने का प्रयास करता है। अर्थात उसमें 8 माह से 12 माह की आयु में क्या आ जाता है, गौड़ स्कीमेटा के समन्वय की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। अर्थात वह लक्ष्य तथा लक्ष्य तक पहुंचने के साधन में अंतर करना प्रारंभ कर देता है।
इसी के संदर्भ में और उदाहरण लें, जैसे कि वयस्कों के कामों का अनुकरण करना प्रारंभ कर देता है, अर्थात जैसे लोग, बड़े लोग जो भी कुछ करते हैं, बोलते हैं, उनको खुद से करने का प्रयास करता है, उनका अनुकरण करता है, उनका इमिटेशन करता है। और शिशु में जो स्कीमा होती है, उनका वह एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में सामान्यीकरण करना प्रारंभ कर देता है। स्कीमा का मतलब होता है साथियों, जो भी हम अपनी जानकारियों को अपने मन में, अपने मस्तिष्क में ग्रहण करते हैं, उसको स्कीमा कहा गया है। तो स्कीमा में क्या करता है, अपना उनको ग्रहण करते हुए सामान्यीकरण कर पाता है, अर्थात पूर्व ज्ञान पर जो भी चीजें उसने देखी हैं, करी हैं, उनको प्रयोग करके एक सामान्यतः एक अप्रोच बनाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत कैसे, मोटे तौर पर, सूक्ष्मता उसमें नहीं होगी, लेकिन फिर भी उनका सामान्यीकरण करना प्रारंभ कर देता है। जैसे कि कोई माता की आवाज है, ध्वनि है, उसको सुन लेगा तो पहचान लेगा मेरी माता आ गई, या जो भी ऐसी चीजें हैं जो से रिलेटेड, आसपास रिलेटेड है, कनेक्टेड है, तो उनकी वॉइस को, उनके फेस को कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज करने का प्रयास करता है, उनमें सामान्यीकरण कर पाता है, अर्थात उनको याद कर पाता है या अपने मन में रिकॉल कर पाता है। तो उसी संदर्भ में अगली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था की 5वीं अवस्था है व्रतीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। व्रतीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था जो कि 12 माह से 18 माह तक है। बालक इस अवस्था में क्या करता है, प्रयास एवं त्रुटि की विधि से या माध्यम से चीजों की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है, अर्थात इस अवस्था में बालक चीजों को बार बार करने की कोशिश करता है, उसमें कभी इसको सक्सेस मिलती है, कभी नहीं मिलती। इस प्रकार से वो उन चीजों को सेंस करता है और उन चीजों के बारे में जान पाता है। बालक की शारीरिक क्रियाओं में अभिरुचि क्या हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। वह वस्तुओं को ऊपर नीचे गिराने में, फेंकने में, पलटने में, इन सब चीजों में ज्यादा आनंद लेता है। तो यही हमारी जीन पियाजे की संवेदी कामक अवस्था की 5वीं अवस्था का लक्षण है, व्रतीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, जो कि 12 माह से 18 माह तक है। अगला है संवेदी कामक अवस्था का अंतिम, मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की व्यवस्था। बिल्कुल मानसिक संयोग द्वारा, यानी कि जो बच्चों को चीजें दिखाई भी ना दें, जो सीधे सीधे दिखाई भी नहीं दे रही हैं, लेकिन वो उनके प्रति भी अनुक्रियाएं करने का प्रयास करता है। बिल्कुल साथियों, संवेदी कामक अवस्था की 4थी स्टेज में, यानी कि लगभग 18 माह से 24 माह के बीच बालक में एक नई क्षमता पैदा होती है कि जो चीजें उसको डायरेक्टली दिखाई भी नहीं दे रही हैं, वो उनके प्रति भी अनुक्रिया करना प्रारंभ कर देता है। कैसे? इसी को कहा गया है कहीं ना कहीं वस्तु स्थायित्व। तो मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की व्यवस्था या वस्तु स्थायित्व का गुण कह सकते हैं। तो वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है कि बालक सीधे सीधे दृष्टिगोचर, यानी कि जो चीजें डायरेक्टली इसको नहीं दिखाई दे रही हैं, उनके बारे में भी, उन वस्तुओं के प्रति भी अनुक्रिया करना प्रारंभ कर देता है। अर्थात इस अवस्था में बालक वस्तुओं के प्रति क्या करना शुरू कर देता है, चिंतन करना शुरू कर देता है। कैसे कर लेता है, तो जानते हैं इसके लिए बड़ा ही अच्छा सा उदाहरण, जैसे कि इससे पहले लगभग 18 माह का जो बालक होता है, उससे पहले अगर हम किसी बच्चे से बात करें कि उसको कोई बॉल दिखाएं और कहें कि बॉल को तो चिड़िया ले गई, तो वह आसानी से मान लेता था कि ठीक है, ले ली होगी, चली गई होगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अगर बच्चे से कहा जाए कि बॉल को चिड़िया ले गई, तो वो ऐसा नहीं मानता है। वह ऐसा कहने पर क्या करता है, मानता नहीं है और अपने आसपास की चीजों को जाकर के टटोलने की, खोजने की कोशिश करता है कि वो यहां पर तो नहीं, अर्थात वह अपने आसपास की चीजों के पीछे जाकर के ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि वह धीरे धीरे समझने लगता है कि बॉल उसके सामने तो नहीं है, लेकिन उसका अस्तित्व जो है वो अभी भी बना हुआ है। जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, बच्चे को बॉल छुपा दी तो उसने उसमें ढूंढा ढांडी करी और इस प्रकार से बॉल को प्राप्त करने का काम किया। तो कहीं ना कहीं जो हमारी इस अवस्था है हमारी, इसमें बालक क्या करता है, अपनी मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों को खोजने की व्यवस्था करता है, अर्थात उसमें वस्तु स्थायित्व का गुण पैदा हो जाता है। तो ये बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्सर पूछा जाता है कि वस्तु स्थायित्व का गुण बालक में कौन सी अवस्था में पैदा होता है। तो वस्तु स्थायित्व का गुण एक संवेदी पेशी अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज का ही एक कैरेक्टर है। ठीक है, तो बिल्कुल इन बिंदुओं को बस ऐसे याद रखना है कि ये कैरेक्टर किस अवस्था का है। इसके अंदर इतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन इतना जरूर पूछेगा कि वस्तु स्थायित्व किस अवस्था का गुण है। तो उत्तर होगा हमारा सेंसरी मोटर स्टेज। जी हां, संवेदी पेशीय अवस्था।
अब हम जानेंगे साथियों अपनी अगली स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगली है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसका समय काल है 2 वर्ष से 7 वर्ष। 2 वर्ष से 7 वर्ष के काल का जो है हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसके अन्य नाम है प्राक संक्रियात्मक अवस्था या प्राक प्रचलनात्मक अवस्था। तो प्राक प्रचलनात्मक अवस्था या प्राक संक्रियात्मक अवस्था कहें या प्री ऑपरेशनल स्टेज कहें या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहें, एक ही बात है। साथियों, इस अवस्था को जैसे कि हमने अपनी संवेदी गामक अवस्था को या सेंसरी मोटर स्टेज को 6 पार्ट में डिवाइड किया था, उसी प्रकार से हमने अपनी प्री ऑपरेशनल स्टेज को, यानी कि हमने उससे मतलब जीन प्याजे ने कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसको नाम दिया है पहले को प्राक संप्रत्यात्मक अवधि, प्राक संप्रत्यात्मक अवधि जो कि 2 वर्ष से 4 वर्ष तक है। वहीं दूसरी है अंतदर्शी अवधि या अंत प्रज्ञ काल 4 से 7 वर्ष। तो ये बातें हैं, जानते हैं। पहला प्राक संप्रत्यात्मक अवधि जो कि 2 से 4 वर्ष है। तो प्राक संप्रत्यात्मक अवधि जो है, उस अवस्था को हमने आत्म केंद्रित अवस्था भी कहा है। बिल्कुल साथियों, याद रखना है, अगर पूछ ले कि आत्म केंद्रित का गुण बालक में किस अवस्था में पाया जाता है अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे, तो उत्तर होगा प्राक संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें ये शुरुआत का ही गुण है। 2 से 4 वर्ष की आयु में ही बालक में क्या पाई जाती है? आत्म केंद्रितता पाई जाती है। पहला है, इसमें विशेषताओं की बात करें तो इस अवस्था में बालक में सूचकता का विकास होता है। किसका विकास होता है? सूचकता का विकास होता है। कैसे होता है? इस बात से आशय यह है कि बालक यह समझने लगता है कि जो वस्तु है, शब्द है, प्रतिमा या चिंतन है, किसी चीज के लिए किया जाता है कि उन सब चीजों के बारे में क्या कर पाता है? सोच पाता है, उनको संकेत और चिन्ह के रूप में याद कर पाता है। अक्सर आपने देखा होगा 2 वर्ष के लगभग जो बालक होते हैं वो पढ़े लिखे तो नहीं है, ज्यादा चीजों को नहीं उन्होंने पढ़ा, अल्फाबेट्स भी नहीं जानते, पेनारा पेआम भी नहीं जानते, ना अंग्रेजी के ना हिंदी के अल्फाबेट्स किसी को नहीं जानते, लेकिन वो फिर भी मोबाइल में गेम्स और आदि पिक्चर या आदि कुछ चीजों को खोल लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको एज ए संकेत या एज ए चिन्ह के रूप में क्या कर लेते हैं? याद कर लेते हैं, अपने चिंतन में, अपनी बुद्धि में शामिल कर लेते हैं, एक प्रकार से कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेते हैं। तो वो एक्चुअल में पढ़कर थोड़ी जाते हैं उन ऑप्शंस में मोबाइल के, वो क्या करते हैं? उन चिन्हों को रट लेते हैं या कह सकते हैं याद कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज है, प्री ऑपरेशनल का ही मतलब है कि अब वो क्रियाओं को करना प्रारंभ कर रहा है। अब वो क्या करेगा कि जो संकेत हैं और चिन्ह हैं उनको क्या कर लेता है? याद कर लेता है, समझ लेता है, उनको रीड करने की, एक प्रकार से चिन्हों को रीड करने की क्षमता पैदा हो जाती है, अर्थात वो अपने मन में उनके प्रतिबिंबों को सेव रख पाता है। तो इसी को कहा गया है सूचकता का विकास, अर्थात वह संकेत और चिन्ह आदि से संबंधित अपने मन में चिंतन कर पाता है, उनसे संबंधित अपना कॉन्सेप्ट डेवलप कर पाता है। तो सूचकता का विकास, इससे आशय यह है कि बालक यह समझने लगता है कि वस्तु, शब्द, प्रतिमा तथा चिंतन किसी चीज के लिए किया जाता है। प्याजे ने 2 तरह की सूचकता पर जोर दिया है, संकेत व चिन्ह, सिंबल एंड साइन, जो कि प्याजे के अनुसार प्राक संप्रत्यात्मक चिंतन के 2 महत्वपूर्ण साधन बताए गए हैं। बिल्कुल साथियों, इसी अवस्था में प्री ऑपरेशनल स्टेज के पहली जो है हमारी प्राक संप्रत्यात्मक अवधि जो कि 2 से 4 वर्ष है, उसका दूसरा कैरेक्टर जानेंगे कि बालकों में लाक्षणिक कार्य पाए जाते हैं। तो लाक्षणिक कार्य कौन कौन से हैं कि यह मूलतः अनुकरण एवं खेल द्वारा होता है, अर्थात बालक इसमें अनुकरण करता है और खेल खेल में चीजों को समझने का, करने का प्रयास करता है, अर्थात चिंतन व कार्य में संकेत व चिन्ह का प्रयोग करना ही क्या है? लाक्षणिक कार्य है। क्या है कि वो अपने खेल में या जो भी चिंतन है उन सभी प्रकार की चीजों में करते करते क्या करता है? वो संकेत व चिन्हों को बहुत ज्यादा प्रयोग करने लगता है। तो वही बात है। चलिए, और तीसरा है हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज का ही कैरेक्टर, जीववाद का कैरेक्टर। जी हां साथियों, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हमारा
अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे पूछा जाता है कि जीववाद का लक्षण किस अवस्था में पाया जाता है। तो याद रखेंगे, जीववाद का जो लक्षण है ये हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का लक्षण है। बिल्कुल साथियों, अब जानेंगे कि जीववाद होता क्या है। तो जीववाद जो है एक ऐसा कैरेक्टर है जो 2 से 7 वर्ष तक के बीच की आयु के बालकों के बीच में पाया जाता है, जिसमें क्या होता है कि बालक निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझता है। क्या करता है? निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझता है। अर्थात इस बात से यह आशय है कि जिन वस्तुओं में जीवन नहीं है, यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, सोचता है कि इनमें भी जीवन है। जैसे जब बच्चा इस अवस्था में होता है तो क्या करता है? बार बार कहेगा, मम्मी गुड़िया को भूख लगी होगी, मैं उसे दूध पिला दूं। गुड़िया को नहला देते हैं, उसको कपड़े पहनाएगा या पहनाएगी, उसके बाल काटेंगे, बिस्तर में सुलाएंगे। अगर बच्चा चलते चलते गिर जाए तो क्या करता है? जिस चीज से टकरा कर वह गिरता है उसी चीज को मारने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि इसमें भी जीवन है, इसकी वजह से मेरे लगी तो मैंने भी इसको मार दिया। तो इसी कैरेक्टर को जीववाद का कैरेक्टर कहा जाता है। अर्थात जब बालक निर्जीव वस्तुओं को या निर्जीव वस्तुओं के संबंध में ऐसा सोचता है कि इनमें भी जीवन है, ये भी हमारी तरह ही जीते हैं, भोजन करते हैं, आदि आदि, तो उसी को जीववाद कहा जाता है। तो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट, बस इतना याद जरूर रखना है कि जीववाद क्या है ये मैं समझा चुका। दूसरी बात कि जीववाद किस अवस्था का कैरेक्टर है, तो उत्तर होगा प्री ऑपरेशनल स्टेज। साथियों में इन अवस्थाओं के अंदर जो हैं उनको आपको बता रहा हूं, लेकिन वो याद रहे तो ठीक है, ना रहे तो भी ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। बस आपको इतना जरूर याद रखना है कि ये कैरेक्टर किस स्टेज के हैं, उसके अंदर कौन सी स्टेज में आ रहे हैं, याद हो जाए तो ठीक, ना हो तो भी ठीक। जानते हैं अगला जीववाद के बाद अगला है आत्म केंद्रिता। अक्सर पूछा जाता है कि बालक में आत्म केंद्रिता का लक्षण किस अवस्था में पाया जाता है, यानी कि जीन प्याजे के अनुसार आत्म केंद्रिता का गुण बालक में किस अवस्था में पाया जाता है। तो इसका भी उत्तर होगा प्री ऑपरेशनल स्टेज में। अब ये होता क्या है यह जान लेते हैं। तो आत्म केंद्रित का मतलब है कि बालक यह सोचता है सेल्फ सेंटर्ड, यानी कि उसको ऐसा लगता है कि इस प्रकृति में जो भी चीजें हैं, मेरे आसपास जो भी चीजें हैं वो सब कुछ किसके लिए हैं? मेरे लिए हैं, और ये सब मुझे ही फॉलो करते हैं, ये सब कुछ मेरे को ही देखकर कर रहे हैं। जैसे कि जो भी उसके आसपास चीजें लगेगा, जैसे कि अगर वो भाग रहा है तो उसको अगर वो सूर्य की तरफ देखेगा तो लगेगा कि सूरज उसका पीछा कर रहा है। अगर रात को वह सो रहा है, इधर उधर किधर को भी जाता है, यानी कि आज वो अपने घर है, कल को अपने नानी के घर चला जाए जो कि वहां से बहुत दूर है, सोचता अरे चंदा मामा तो यहां भी हैं, यानी कि चंदा मामा क्या कर रहे हैं? मेरा पीछा कर रहे हैं। तो उसको ऐसा लगता है कि सब लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, ये मुझे फॉलो कर रहे हैं, और इस प्रकार से वो अपनी चीजों को सोचता है कि ये सब कुछ मेरे लिए ही है। ठीक है, उसको मम्मी पापा भी जो हैं वो चाहता है कि वो उन पर सिर्फ जो है किसका अधिकार है? मेरा ही अधिकार है, और किसी का अधिकार नहीं है। अर्थात जब बालक ऐसा सोचे कि इस दुनिया में जो भी चीजें हैं, सब चीजें सब कुछ मेरे लिए हैं, और ये सभी लोग सिर्फ मेरे साथ ही कनेक्टेड हैं, ये सब मुझी को फॉलो कर रहे हैं, या सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो इसी कैरेक्टर को ही आत्म केंद्रिता या सेल्फ सेंटर्ड का गुण माना गया है, जो कि प्री ऑपरेशनल स्टेज का कैरेक्टर है। अगला कैरेक्टर है प्री ऑपरेशनल स्टेज का केंद्रीयकरण। पूछा जाता है केंद्रीयकरण किस अवस्था का कैरेक्टर है अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे। तो केंद्रीयकरण जो है वो प्री ऑपरेशनल का है। अब जान लेते हैं कि ये केंद्रीयकरण क्या है। तो केंद्रीयकरण का मतलब है साथियों, जब बालक किसी भी चीज के बारे में, चाहे कोई वस्तु हो, कोई जीव हो, एनीथिंग एल्स, जो भी कुछ उसके आसपास है, उन सब के बारे में बहुत कुछ ना देखते हुए सिर्फ एकाध बिंदु पर ही फोकस करे। अर्थात जब बालक किसी भी चीज के संदर्भ में सिर्फ एक ही पक्ष को देखता है या चुनिंदा ही पक्षों को देखता है, तो उसे केंद्रीयकरण का गुण कहा जाता है। केंद्रीयकरण का मतलब
क्या हुआ कि वो उसके बहुत सारी क्वालिटीज को ना देखते हुए मोटे मोटे तौर पर एक दो विशेषताओं को ही देखेगा और उसी के आधार पर अपना परसेप्शन का निर्माण करता है, अपनी सोच का निर्माण करता है या अपनी चीजों की संकल्पना उससे संबंधित विकसित करता है। जैसे कि एक बालक को अगर पहली बार गाय को दिखाया जाए तो अगली बार जब वो भैंस को देखता है तो भी वह क्या कहता है, गाय। क्या कहता है बच्चा, गाय। क्यों? उसने ऐसे जानवर को देखा था जो बड़ा सा जानवर है, 4 पैर हैं, पूंछ है, बड़ी सी विशाल सी काया है, उसके जैसे ही लगभग भैंस होती है, लेकिन वो एक अलग जानवर है। लेकिन फिर भी वह क्या कहेगा, भैंस को देखकर गाय कहेगा, क्योंकि उसने उसके डिटेल्ड जो कैरेक्टर्स हैं उन पर चर्चा नहीं किया, उसको नहीं ध्यान दिया है। उसने बस 1 या 2 कैरेक्टर देख लिया, बड़ा सा आकार, ऐसा आकार, 4 पैर, बस 1 या 2 कैरेक्टर पकड़ लिए और उसी के आधार पर उसने गाय को देखते हुए ही अगली बार भैंस को भी गाय बताने का काम किया। तो केंद्रीयकरण क्या है, बहुत सारे गुणों को ना देखकर सिर्फ एक ही लक्षण को या 1 या 2 चुनिंदा कैरेक्टर्स को ही देखना केंद्रीयकरण का गुण माना गया है, जो कि एक प्री ऑपरेशनल स्टेज का कैरेक्टर है। इसी में अगला है हमारा अहम भाव। प्री ऑपरेशनल स्टेज का ही ये गुण है। अहम भाव अक्सर पूछा जाता है किस अवस्था का गुण है, तो यह भी हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज का ही एक गुण है। साथियों, यह जो है हमारा जो आत्म केंद्रिता का जो हमने गुण बताया था लगभग वैसा ही है, अर्थात जब कोई बालक सिर्फ अपने ही दृष्टिकोण को महत्व देता है तो वह क्या कहलाता है, अहम भाव कहलाता है। जैसे कोई वस्तु मेरा पीछा कर रही है, जैसे कि बच्चा है, इसकी परछाई बन रही है तो ये सोच रहा है, या छाया बन रही है, इसको सोचकर देख कर यह सोच रहा है कि ये इसका क्या कर रही है, पीछा कर रही है। तो जब ऐसा भाव बालक में पैदा हो तो उसी को अहम भाव कहा जाता है। बिल्कुल, अर्थात जब बालक अपने दृष्टिकोणों को ही महत्व दे। तो ये किस अवस्था का कैरेक्टर है, प्री ऑपरेशनल स्टेज का ही एक कैरेक्टर है। वहीं प्री ऑपरेशनल स्टेज के जो हमने सेकंड पार्ट बताया था 4 से 7 वर्ष का, वो 2 से 4 था। अब 4 से 7 में जिसमें अंतदर्शी अवधि या अंत प्रज्ञ काल भी कहा गया है, इस अवस्था का एक गुण है कि इस अवस्था में बालक या इस अवधि में बालक गुणा, भाग, जोड़ या घटाव आदि कर लेता है। यानी कि 4 से 7 वर्ष की आयु में, या साधारण तौर पर समझें कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो बालक है वो क्या कर लेता है, गुणा, भाग, जोड़, घटाव आदि चीजों को करना सीख लेता है। लेकिन उसके पीछे उसको नियमों की समझ नहीं होती है। जैसे कि जो हमारा भाग संख्या होती है, अगर हम एक भाग किसी भी संख्या में भाग लगाते हैं तो हमारे भाजक होता है, भाज्य होता है, भागफल होता है और शेषफल होता है। तो अगर बच्चे को भाजक दे दिया जाए, भागफल दे दिया जाए और शेषफल दे दिया जाए और पूछा जाए कि भाज्य बताइए, तो वह उसको नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि उसको इन चीजों की बस करने की समझ आई है। अभी इसके पीछे के नियमों को या तर्क को वह अच्छे से नहीं समझ पाता है। तो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे उसमें गुणा, भाग, जोड़, घटाव करने की क्षमता आ जाती है, लेकिन इसके पीछे नियमों को नहीं समझ पाता है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो ये किस अवस्था में होगा या ये किस अवस्था का कैरेक्टर है, तो आंसर होगा प्री ऑपरेशनल स्टेज। बिल्कुल, इसके अंतर जो एज है, अंदर जो इसके अवस्था है, उसका नाम याद रहे या ना रहे, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, लेकिन इतना याद रहना चाहिए कि ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा ऐसा करता है। वहीं अगली विशेषता है इस अवस्था की, अंतर्दर्शी चिंतन में कोई क्रमबद्ध तर्क नहीं होता है। यानी कि वो इंटरनली किसी भी चीज के संदर्भ में तर्क नहीं कर पाता है, या जो उसका चिंतन है वो बहुत ज्यादा क्रमबद्ध तौर पर या तर्क के आधार पर नहीं होता है हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज में। वहीं प्री ऑपरेशनल स्टेज की और कैरेक्टर को जाने। इस उम्र के बालकों में जो चिंतन होता है उसमें पलटावी गुण नहीं पाया जाता है। अक्सर पूछा जाता है कि पलटावी गुण किस अवस्था का कैरेक्टर है। बिल्कुल, तो पलटावी गुण किस अवस्था का कैरेक्टर है पूछा जाता है तो पहले इस अवस्था में जानते हैं, बाद में आगे किस में आएगा वो भी जानेंगे। पहले यही इतना जानते हैं कि पहले तो जानते हैं पलटावी गुण है क्या।
तो पलटावी गुण का मतलब है चीजों को अगर उलट पुलट के पेश कर दिया जाए तो उससे संबंधित चीजों को बताने का, करने के लिए जो क्रियाएं करी जाती हैं उसको कहते हैं पलटावी गुण। जैसे मैं 2 + 3 + 4 लिख दूं या लिख दूं 3 + 2 + 4, यानी कि संख्याओं को बस आगे पीछे कर दिया, तो ये क्या पलटावी गुण। कई बार बालक इन सब चीजों को जब शुरुआत में होता है तो वो इन सब चीजों को भी नहीं समझ पाता है। वहीं उसी संदर्भ में अगर हम बात करें तो जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है इसमें बालक पलटावी गुण उसमें नहीं पाया जाता है, या ट्रेट ऑफ रिवर्सिबिलिटी यानी कि रिवर्स नहीं कर पाता है। चीजों को अगर रिवर्स करके रिप्रेजेंट किया जाता है तो क्या होता है, वह उन चीजों को नहीं कर पाता है, नहीं समझ पाता है। यदि बालक से कहा जाए कि 2 × 3 = 6 होते हैं तो बेटा बताओ 3 × 2 कितना होगा, तो बच्चा उसको उत्तर नहीं दे पाएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज में। अर्थात अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे प्री ऑपरेशनल स्टेज में बालक में पलटावी गुण या ट्रेट ऑफ रिवर्सिबिलिटी नहीं पाई जाती है, तो वह इसका जवाब नहीं दे पाता। वहीं एक और एग्जांपल, अगर बच्चे से कहा जाए कि बच्चों या बेटा तुम्हारा जो घर है वो स्कूल से हमारे 2 किलोमीटर दूर है, ठीक है, क्या कहा कि जो तुम्हारा घर है बेटा यहां से हमारे स्कूल से 2 किलोमीटर दूर है, तो बताओ तुम्हारे घर से स्कूल कितना दूर है, तो वह इस प्रकार की चीजों का जवाब नहीं दे पाता है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, किसमें, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। तो यह भी एक गुण है, पलटावी गुण को पूछे कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में पलटावी गुण पाया जाता है कि नहीं, तो याद रखेंगे कि नहीं पाया जाता है। अर्थात बालक में इस प्रकार की क्षमताएं प्री ऑपरेशनल स्टेज में नहीं विकसित होती हैं। अगली विशेषता है प्री ऑपरेशनल स्टेज की कि बालक में वस्तुओं को उनकी संख्या व परिणाम के संदर्भ में सही रूप से समझने की शक्ति का अभाव पाया जाता है। अर्थात बालक संख्याओं को, उनकी मात्रा, उनके जो चीजें हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से समझ नहीं होती है, किसमें, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। जैसे कि समझते हैं उदाहरण से, देखिए साथियों, अगर एक शिक्षक ने, जैसे कि आपके सामने देख पा रहे हैं, 5 कंचों को लिया, एक बार 5 कंचों को बिल्कुल पास करके रख दिया, फिर दोबारा 5 कंचे लिए, नीचे की पंक्ति में 5 ही कंचे लिए लेकिन उनको थोड़ा दूर करके रख दिया, जैसा कि आप पिक्चर में भी अच्छे से देख पा रहे हैं। फिर बच्चे से पूछा कि बताओ बेटा इन दोनों पंक्तियों में से, इन दोनों लाइन में से किस लाइन में कंचे ज्यादा हैं, तो बच्चा क्या बताएगा, स्वाभाविक रूप से इस अवस्था में बालक दूसरी पंक्ति में ही कंचों की संख्या को अधिक बताएगा। अर्थात उसको संख्याओं की, परिणाम की, जो है परिमाण की, आदि की बहुत अच्छी समझ नहीं होती है। बस उसने थोड़ा सा जाना है, इसका स्पेस ज्यादा है, दूर तक फैल रहे हैं, तो उसने बस इसी आधार पर कह दिया। मैंने पहले भी बताया कि बालक कैसा होता है, आत्मकेंद्रित होता है, वो किसी भी चीज के एक ही कैरेक्टर को देखता है, ज्यादा चीजों को नहीं देखता है। अपना केंद्रीयकरण में हमने बताया था कि वह क्या करता है, किसी भी चीज के संदर्भ में सिर्फ एक ही पक्ष को देखता है। तो बस उसने उतना देखा कि इसने स्पेस कम कवर किया है पहली पंक्ति ने, दूसरी ने ज्यादा, यानी कि इसमें ज्यादा होंगे। अर्थात उसको संख्या और जो भी परिणाम है, क्वांटिटी है, इन सब चीजों की ज्यादा अच्छी पकड़ नहीं होती है। किस अवस्था में, हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज में। अगर एग्जाम में पूछ ले इस प्रकार से एग्जाम्पल क्रिएट करते हुए तो आप उत्तर दे देंगे। ऐसी क्रिया संबंधी अवस्था बालक में प्री ऑपरेशनल स्टेज में पाई जाती है। इसी के साथ अब हम पढ़ेंगे अपनी अगली अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट या मूर्त का मतलब है जो चीजें ठोस हैं, अर्थात जो हमें दिखाई देती हैं, जिनको हम छू सकते हैं, या जो हमारे आसपास हैं, उसको कहेंगे मूर्त। इसको मूर्त प्रचलनात्मक अवस्था भी कहते हैं या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। ये हमारी अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे 7 वर्ष से 11 वर्ष तक होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये क्या है, जानेंगे इसके एक एक कैरेक्टर को, उससे हमें समझ में आ जाएगा कि इस अवस्था का नाम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्यों पड़ा। तो साथियों, इस अवस्था में बालक मूर्त वस्तुओं के प्रति चिंतन कर सकता है। कहने का मतलब है कि जो चीजें उसके सामने हैं, जिनको वो छू पा रहा है, देख पा रहा है, ऐसी चीजें जो भी उसके सामने हैं वो उनको देख कर, छू कर, आदि आदि जो सेंसरी ऑर्गन मतलब यूज करते हुए
क्या कर सकता है, उन चीजों के बारे में चिंतन कर सकता है, सोच सकता है, उनके गुण बता सकता है, उनकी विशेषताएं बता सकता है, या विभिन्न कैरेक्टर्स की चर्चा कर सकता है। लेकिन कब तक, जब तक वो उसके सामने हाजिर हो, सामने उसके उपस्थित हो, तो ही वह कर सकता है। अगर ऐसा हो तो वो अवस्था का, किस अवस्था का कैरेक्टर माना जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का कैरेक्टर माना जाएगा। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, बालक उन वस्तुओं के बारे में चिंतन कर पाता है जो उसके सामने हैं, जिनको वह देख सकता है। जो हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें बालक क्या करना शुरू कर देता है, इसका जो चिंतन होता है या तर्क होता है वो कैसा हो जाता है, क्रमबद्ध हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया था, प्री ऑपरेशनल स्टेज में वो कुछ चीजों को करता तो है, लेकिन उनमें क्रमबद्धता बहुत अच्छी नहीं होती है, चिंतन या तर्क करने की क्षमता बहुत अच्छी नहीं होती है। बस सरसरे तौर पर एक एक दो कैरेक्टर को जान करके बस वो अपनी चीजों को ग्रहण करता है। लेकिन यहां पर उसमें चिंतन और तर्क करने की क्षमता बहुत अच्छे से विकसित होती है, क्रमबद्ध तरीके से विकसित होती है। लेकिन फिर भी इसमें साथ ही एक लिमिट रहती है कि लेकिन किस आधार पर करता है, ठोस वस्तु के आधार पर। चिंतन कर सकता है, तर्क कर सकता है, इन दोनों चीजों को क्रमबद्ध तरीके से भी कर सकता है, लेकिन कब तक, जब तक वस्तुएं सामने हो, या वस्तुएं सामने हो तो ही कर सकता है। इस अवस्था के कैरेक्टर को ही इसलिए ही कहा गया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि सॉलिड, यानी कि जब चीजें सामने हो तो उनसे संबंधित क्रियाओं को करना। अगला है इसी क्रम में, बालक में चिंतन में उत्क्रमणशीलता या पलटावी गुण आ जाता है। मैंने बताया था प्री ऑपरेशनल स्टेज में बालक में पलटावी गुण नहीं पाया जाता है। अगर बालक से कहा जाए 3 गुणा 2 बराबर 6 है, तो बताइए 2 गुणा 3 बराबर कितना होगा। तो अगर बालक अब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है तो वह निश्चित तौर पर बता पाता है कि हाँ जी सर जी 6 ही होगा, बिल्कुल 6 होगा। तो क्या है, अब उसमें ये पलटावी गुण आ जाता है, रिवर्सेबल चीजों को अब वो कर सकता है। अगर चीजों को इधर उधर घुमा दिया जाए तो वह उनको आसानी से समझ लेता है, पकड़ लेता है। अब अगर यदि उससे अब पूछा जाए कि बेटा स्कूल से तुम्हारा घर 2 किलोमीटर दूर है, तो बताओ घर से स्कूल कितना है, तो अब वह निश्चित तौर पर बता देगा कि सर जी 2 किलोमीटर होगा, बिल्कुल। तो अर्थात बालक में पलटावी गुण किस अवस्था में पाया जाता है या किस अवस्था में पैदा हो जाता है, तो बालक का उत्क्रमणशीलता या पलटावी गुण जो है वो हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का एक गुण है, बिल्कुल याद रखेंगे अच्छे से। अगला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक में और कौन कौन सी क्षमताएं आ जाती हैं, जैसे बालक दिन, तारीख, समय, महीने और वर्ष, इनसे संबंधित जो भी चीजें हैं, फैक्ट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, जानकारियां हैं, इनको बताने के योग्य होता है। जैसे कि आज अगर सोमवार है तो 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आज तारीख कितनी है, इस महीने में कितने दिन हैं, पिछले महीने में कितने दिन थे, ठीक है, कितने समय का महीना, दिनों का महीना होता है, अभी इतने बजकर इतने मिनट हैं, तो बताओ 1 घंटे बाद कितने बज रहे होंगे, या इतने समय बाद इतने मिनट बाद कितने बज रहे होंगे, या महीनों से संबंधित या वर्षों से संबंधित इस प्रकार की जो सामान्य प्रक्रियाएं हैं, इनको बहुत आसानी से करना शुरू कर देता है बालक। किसमें, हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। वहीं इसी के साथ साथ लंबाई, चौड़ाई, वजन, तरल तथा तत्व के संरक्षण से संबंधित भी समस्याओं का समाधान करना शुरू कर देता है। अर्थात पूछा जाए कि बालक में संरक्षण की समझ किस अवस्था तक विकसित हो जाती है, या संरक्षण की जो समझ की अवस्था है वो किसे कहा गया है, तो वह भी हमारा उत्तर होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बालक में लंबाई, चौड़ाई, वजन आदि से संबंधित चीजों की भी समझ आ जाती है, उनसे संबंधित चीजों को, उन समस्याओं को भी वह समाधान कर सकता है। अगला है बालक वस्तुओं के मध्य समानता, असमानता, संबंध, दूरी और विसंगता को समझने लगता है। बिल्कुल, जो हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, इसमें बालक अगर वस्तु उसके सामने हो, लेकिन ध्यान रखना है इस अवस्था का एक कैरेक्टर बस हमेशा याद रखना है, चीजें उसके सामने होनी चाहिए बस। अगर उसके सामने 2 वस्तु हो, 3 वस्तु हो, तो वह आसानी से बता सकता है कि इनमें समानता क्या है, इनमें असमानताएं क्या हैं, क्या क्वालिटी सेम है, क्या इनकी डिफरेंस है, क्या उनमें संबंध है, इनके बीच में कितनी दूरी है, क्या उनमें विसंगति है यानी कि अंतर है, आदि आदि चीजों को वह बता सकता है। किसमें,
कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में। बस बशर्त है इस बात को याद होगा, रखना होगा कि वह क्या है, उसके सामने वस्तुएं उपस्थित रखनी होंगी। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में वो ऐसी चीजें नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब अगर उसके सामने चीजें हों तो वह उनमें आसानी से समानता, असमानता, संबंध, दूरी और विसंगता आदि को समझाने लगता है। बशर्ते चीजें क्या होनी चाहिए, सामने होनी चाहिए। वह वस्तु की लंबाई वजन के अनुसार उनको क्रम में भी लगा सकता है। जैसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर किसी चीज को लगाने के लिए बोला जाए तो उनकी लंबाई के आधार पर, उनके वजन के आधार पर, जो भी उनके फिजिकल कैरेक्टर्स हैं, कहने का मतलब है जो भी फिजिकल कैरेक्टर्स हैं, अर्थात जो मूर्त कैरेक्टर्स हैं जो दिखाई दे रहे हैं, जिनको डायरेक्टली देख करके महसूस किया जा सकता है, देखा जा सकता है, ऐसे कैरेक्टर्स को वो आसानी से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर पाता है बालक। किसमें, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। अगला है इसी अवस्था का कैरेक्टर कि बालक अनेक तार्किक क्रियाएं करने के योग्य हो जाता है, अर्थात वो अब तर्क लगाना शुरू कर देता है। बालक यह जानने लगता है कि उचित क्या है और अनुचित क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। इन सब चीजों को बालक किस अवस्था से करना शुरू कर देता है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। विचारों में क्रमबद्धता और जटिलता आने लगती है, सीक्वेंस में, सिस्टमिक वे में चीजों को करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे उसमें जटिलता आती है। लेकिन चिंतन जो है वो पूर्णतः क्रमबद्ध नहीं होता है। क्रमबद्धता है भी तो क्या है, जब तक चीजें उसके सामने हैं, अन्यथा वह नहीं कर पाएगा अगर चीजें सामने ना हो। जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल है, बच्चे के सामने रखा गया कि 2 गिलास में पानी है बराबर बराबर, फिर उसी में से 1 गिलास का पानी एक बड़े से लंबे आकार वाले बर्तन में डाल दिया। पूछा जाए कि बताइए तो इसमें किस में पानी ज्यादा है, कम है, तो वह हालांकि स्वाभाविक रूप से शुरुआत में तो वह यही बताएगा जिसमें लंबा साइज है, जिस पात्र का लंबाई अधिक है उसको बताएगा। लेकिन कहने का मतलब इस बात से यह है कि उसमें क्रमबद्धता नहीं आई। इतना तो समझ में आ गया कि जिसका लेवल ज्यादा है उस तरीके से उसका वाटर ज्यादा होगा, लेकिन क्रमबद्धता एकदम से अभी नहीं विकसित होती है हमारी किसमें, हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। देख करके चीजों को काफी हद तक समझ लेता है, लेकिन पूर्णतः क्रमबद्धता नहीं होती है। अगला है हमारा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का कैरेक्टर कि इसमें भाषा यानी कि लैंग्वेज व संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन की योग्यता विकसित हो जाती है। अर्थात इस अवस्था में बालक अपनी वस्तुओं को, अपनी बातों को कहने के लिए अच्छे रूप से, सक्रिय रूप से विकसित हो जाता है। जब वस्तु बालक के सामने मूर्त या स्थूल रूप में हो तो वो उनके संबंध में अपनी मानसिक क्रियाएं भी कर पाता है और उनके संबंध में कम्युनिकेशन कर सकता है, उनके बारे में बता सकता है, आदि आदि चीजें कर पाता है हमारा बालक किसमें, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। और अब हम अपनी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को जानेंगे, जो कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस अवस्था में अर्थात मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बालक का चिंतन कैसा होता है। तो इसका उत्तर होगा अभिसारी चिंतन करता है बालक, कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है उसकी। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग या अभिसारी चिंतन जीन पियाजे के अनुसार बालक किस अवस्था में करता है, तो उत्तर होगा हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये क्या होता है, इसको दूसरे शब्दों में अगर हम समझें तो आगमनात्मक तर्कणा होती है या इंडक्टिव रीजनिंग, या चीजों को लेकर जब सोचने की क्षमता बालक में कैसी हो, उदाहरणों को लेकर हो। अर्थात जब किसी चीज को भौतिक रूप से दिखाया जाए, परिचित कराया जाए और जब उसको किसी चीज के नियम की बताई जाए तो उसको कहते हैं आगमनात्मक तर्कणा या इंडक्टिव मेथड। तो इसमें बालक की जो समझ होती है चीजों को समझने की, करने की, वो कैसी होती है, उदाहरण से नियम की ओर। दूसरे शब्दों में इसको आगमनात्मक तर्कणा कह सकते हैं या इंडक्टिव कह सकते हैं। अब बात करें इसी के संदर्भ में कि चिंतन क्या है, अभिसारी चिंतन, अर्थात जब हम चीजों को आसानी से ग्रहण कर पाते हैं, किसी भी चीज के संदर्भ में आंसर्स को, फैक्ट्स को यही आसानी से ग्रहण करते चलते हैं तेजी से, किसके साथ, अपना लॉजिक को प्रयोग करते हुए चीजों को ग्रहण करते चले जाते हैं, तो उसी को कहते हैं अभिसारी चिंतन। अर्थात आपको जो भी चीजें बताई जाएं, सुनाई जाएं, आप उनको दिखाई जाएं, आप उनको आसानी से जब ग्रहण करते चलते हैं
अपने किसके कारण, अपने लॉजिक को प्रयोग करते हुए उनको क्या कर पाते हैं, ग्रहण कर पाते हैं, उन चीजों पर चिंतन कर पाते हैं, तो वह कहलाता है हमारा अभिसारी चिंतन या कन्वर्जेंट थिंकिंग। जब हम बॉक्स के अंदर सोचते हैं, थिंकिंग इन द बॉक्स भी इसको कहा जाता है, अर्थात बॉक्स के अंदर ही हम चीजों को सोच रहे हैं, अर्थात जो चीजें हमने देखी हैं, सुनी हैं, उसी के आधार पर ही हम तर्क कर रहे हैं, उन्हीं के आधार पर ही हम किसी चीज को सोचने समझने की परिकल्पना या कॉन्सेप्ट मेकिंग कर पा रहे हैं, तो उसे कहते हैं अभिसारी चिंतन या कन्वर्जेंट थिंकिंग। और या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हम उदाहरणों के माध्यम से नियमों का विकास करते हैं या उदाहरणों के आधार पर नियमों को समझ पाते हैं या नियमों को थोड़ा बनाने का प्रयास करते हैं, तो उसी को अभिसारी चिंतन या कन्वर्जेंट थिंकिंग, आगमनात्मक तर्कण या इंडक्टिव रीजनिंग, उदाहरण से नियम की ओर का विकास कहते हैं। तो पूछा जाए अभिसारी चिंतन किस अवस्था का कैरेक्टर है, तो मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था का कैरेक्टर है। आगमनात्मक तर्कणा किस अवस्था में पाई जाती है, तो उत्तर होगा मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था। तो जीन पियाजे के अनुसार बिल्कुल याद रखेंगे। इसी के साथ साथ ही चलते हैं अपनी जीन पियाजे की चौथी और एक मुख्य और विशेष अवस्था, हमारी कौन सी अवस्था है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसका काल है 11 से 15 वर्ष। कितना है, 11 से 15 वर्ष। कहते हैं इसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक प्रचलनात्मक अवस्था। तो इसके कई नाम हैं, मैं आपको सभी अवस्थाओं के कई नामों से परिचित करा रहा हूं, ताकि एग्जाम में कोई भी नाम आ जाए, आपका एग्जाम में कोई भी किसी चीजों को लेकर कोई कंफ्यूजन ना हो। तो जानेंगे अपनी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के कैरेक्टर्स को। तो जानते हैं अमूर्त का मतलब क्या है साथियों। अमूर्त शब्द से पहले हमें परिचित होना पड़ेगा, तभी हम इस अवस्था को अच्छे से समझ पाएंगे। तो अमूर्त का मतलब है साथियों, हमारे आसपास जब कोई चीज उत्पन्न ना हो, हमने देखी भी ना हो, या कभी पहले देखी हो, या नाम मात्र के लिए देखी हो, हल्की सी झलक ही पाई हो, या कभी देखी ही ना हो, लेकिन हम उसके बावजूद भी उन वस्तुओं के बारे में, उन चीजों के बारे में जब चिंतन करते हैं, सोचते हैं, उनके बारे में अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं, किसी भी नियम या परिकल्पना को बनाने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे चिंतन को, ऐसे सोचने को ही क्या कहा जाता है, अमूर्त चिंतन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अमूर्त चिंतन। अर्थात जब चीजें सामने भी ना हो और हम तब भी उनके बारे में सोचें, तो वह क्या कहलाती है, अमूर्त चिंतन कहलाती है। तो बालकों में अमूर्त चिंतन की क्षमता कब से विकसित होती है, तो यह है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे 11 से 15 वर्ष में। तो अमूर्त चिंतन क्या है, जब वस्तु सामने भी ना हो और हम उसके बारे में कुछ चीजों को सोचें, तो बालक में अब अमूर्त चिंतन की क्षमता विकसित हो जाती है। जीन पियाजे कह रहे हैं 11 से 15 वर्ष की आयु में, यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पिछली अवस्था में वह जब ही सोच पा रहा था जब चीजें सामने थी, लेकिन अब इस अवस्था में बच्चा तब भी उन चीजों के बारे में सोच पा रहा है जब उसके सामने भी वह नहीं है। बालक में सभी प्रकार के संप्रत्यों को समुचित विकास हो जाता है, यानी कि चीजों को समझने की क्षमताएं काफी हद तक विकसित हो जाती हैं हमारी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। भाषा संबंधी योग्यता तथा संप्रेषणशीलता विकास अपनी ऊंचाई को छूने लगता है। हालांकि जो हमारा लैंग्वेज और कम्युनिकेशन संबंधी डेवलपमेंट था, वो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से ही विकसित होने लगा था, लेकिन उसको ऊंचाई छूने का काम, यानी कि बहुत ज्यादा एडवांसनेस जो आती है, वो आती है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इस अवस्था में बालक में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है, अर्थात इस अवस्था में बालक कॉन्सेप्ट मेकिंग करता है। अर्थात मैं बता चुका हूं कि चीजें नहीं भी है तो अभी उनके बारे में कॉन्सेप्ट बना पाता है, खुद से अपनी चीजों को देखकर या बिना देखे भी अब वो क्या कर लेता है, परिकल्पना स्थापित कर पाता है, उनके बारे में चिंतन कर पाता है, चीजों को बना पाता है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक का चिंतन कैसा होता है, तो बालक का, जैसा कि मैंने वहां बताया था कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक का चिंतन अभिसारी चिंतन था, तो वहीं इसी अवस्था में इसका चिंतन कैसा हो जाता है,
अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक का चिंतन हो जाता है अपसारी चिंतन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग हो जाती है, अर्थात बालक का चिंतन सृजनात्मक होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं बालक आउट ऑफ बॉक्स सोचता है, अर्थात जितनी उसकी क्षमताएं हैं, जो चीजें उसके पास हैं, उससे भी ज्यादा आगे की नई चीजों को सोचने का प्रयास करता है। क्रिएटिव थिंकिंग होती है, अर्थात कुछ नया डेवलप करने के लिए मौलिकता कहीं ना कहीं उसमें विकसित होती है, कुछ नया सोचता है, जो चीजें हैं उनको प्रयोग करते हुए कुछ नया बनाने करने आदि से संबंधित चिंतन करता है, या ऐसी चीजों पर भी चिंतन कर पाता है जो उसने देखी नहीं है, अर्थात आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करता है, इसको ऐसा भी कहा जाता है। तो इसमें क्या करता है, जो आपका अभिसारी चिंतन था उसमें फैक्ट्स को यूज करके, अपना लॉजिक्स को यूज करके वो चीजों को समझ रहा था और यूज कर रहा था, लेकिन यहां पर अब वो क्या करता है, अब वो इमेजिनेशंस को भी ऐड करता है, अर्थात जब बालक सोचने के संदर्भ में फैक्ट्स और जो अपनी नॉलेज है उसके साथ साथ अपना इमेजिनेशंस को भी शामिल करे, तो उसको अपसारी चिंतन या डाइवर्जेंट थिंकिंग या सृजनात्मक चिंतन कहते हैं। और ऐसा कैरेक्टर बालक में अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है, अर्थात इस अवस्था में बालक में निगमनात्मक तर्कणा होती है, डिडक्टिव तर्कणा होती है, अर्थात अगर बालक को नियम को भी समझा दिया जाए, अगर यदि बालक को किसी नियम को भी बता दिया जाए तो वह उस नियम के आधार पर भी चीजों को समझ लेता है और बाद में उसके उदाहरण भी बता सकता है, या उदाहरणों को अगर बाद में भी दिखाया जाए तो कोई बात नहीं है, वह नियम से भी अपनी समझ या अपनी कॉन्सेप्ट मेकिंग कर पाता है। तो ऐसा कैरेक्टर ही क्या कहलाता है, हमारा निगमनात्मक तर्कणा, जो कि नियम से उदाहरण की ओर चलती है। और हमारा मूर्त में कौन सी थी, आगमनात्मक तर्कणा, जो कि उदाहरण से नियम की ओर थी। तो ये दोनों विशेषताएं बिल्कुल याद रखनी है। आगमनात्मक तर्कणा बोले तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, निगमनात्मक तर्कणा बोले तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बोले अभिसारी चिंतन तो आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बोले अपसारी चिंतन तो बोलेंगे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। उम्मीद है साथियों आपको समझ आया होगा। जीन पियाजे हमारा चैप्टर बड़ा ही थोड़ा सा डिफिकल्ट सा है, अर्थात इसमें बहुत सारी चीजों की इन्होंने चर्चा की है। अगर साथियों कुछ चीजें अच्छे से समझ में ना आए तो प्लीज वीडियो को एक बार दोबारा से देख लें, तो आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। बाकी बात अब आपको पीडीएफ मिलने लगी है, टेलीग्राम के चैनल को जाकर आप वहां पर ज्वाइन कर लीजिए, ग्रो अप मंत्रा के नाम से। वहां पर पीडीएफ आपको इन सभी टॉपिक्स की फ्री में अवेलेबल कराई जा रही है, वहां से आप इसका फिर एक्सेस कर सकते हैं, चीजों के नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं आदि आदि। अगला है हमारा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का कैरेक्टर, स्थानांतरण की योग्यता का विकास हो जाता है, अर्थात चीजों को ट्रांसफर करना, इधर उधर रख लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, वो फिर भी उनसे संबंधित समस्याओं को हल कर सकता है। पलटावी गुण जैसा मैंने बताया था, उसमें बहुत अच्छी, काफी हद तक सुपर लेवल से चीजों को करने की क्षमता आ जाती है। चिंतन उसका पूर्णतः क्रमबद्ध हो जाता है। अब हमारा प्री ऑपरेशनल से क्रमबद्धता होनी शुरू हुई थी, थोड़ी थोड़ी मूर्त में यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्रमबद्धता थी, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं थी। और अब हमारी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जो क्रमबद्धता है वो कैसी हो जाती है, चिंतन में पूर्ण रूप से, यानी कि चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है हमारी अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। बौद्धिक शक्तियों के प्रयोग द्वारा सीखने की आदत कैसी हो जाती है, बालक में विकसित हो जाती है। अगला है समस्या समाधान का योग्यता का जो भली प्रकार से उसमें क्या हो जाता है, विकास, यानी कि बच्चा अब समस्याओं का समाधान कर सकता है, मूर्त रूप से भी अमूर्त रूप से भी विभिन्न प्रकार से चीजों को हल कर सकता है। अर्थात बालक में अवलोकन की क्षमता आ जाती है, अर्थात चीजों को ऑब्जर्व कर सकता है, तर्क कर पाता है, चीजों को तर्क करने की क्षमता पैदा हो जाती है, सोचने विचारने की क्षमता आ जाती है, कल्पना कर पाता है चीजों के बारे में तथा उनको प्रयोग करने के बारे में उसकी क्षमता विकसित हो जाती है, अर्थात उनको यूज कर सकता है चीजों को समझ के, और अब उन चीजों के बारे में वह निष्कर्ष भी निकाल सकता है। तो आदि आदि क्षमताएं बालक में अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था तक विकसित हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, यानी कि बालक में अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, रीजनिंग यानी कि तर्क की क्षमता, थिंकिंग यानी कि सोचने विचारने की क्षमता, कल्पना यानी कि इमेजिनेशन की क्षमता, और चीजों के लिए प्रयोग करने की यानी कि एप्लीकेशन की क्षमता, निष्कर्ष निकालना यानी कि रिजल्ट मेकिंग या कॉन्सेप्ट मेकिंग आदि की सभी की चीजों की क्षमताएं विकसित होने लगती हैं अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे।
और साथ ही इसी अवस्था का एक और कैरेक्टर है कि इस अवस्था में बालक में विकेंद्रण का गुण पाया जाता है। अर्थात जैसे हमने बताया था कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बालक कैसा होता था, केंद्रीयकरण था उसमें, अर्थात वह किसी भी चीज के सिर्फ एक ही गुण को फोकस कर पाता था या चुनिंदा एक दो गुणों को ही देख पाता था, वह उसके अन्य सभी गुणों पर फोकस नहीं कर पाता था और उसी को केंद्रीकरण कहा गया था। लेकिन जब बालक की अवस्था आती है हमारी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो अब उसमें विकेंद्रण का गुण विकसित हो जाता है, अर्थात अब बालक वस्तु के किसी एक गुण को देखने के बजाय उसके बहुत सारे गुणों पर भी ध्यान देता है या उनको बता सकता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पिक्चर में, स्पॉट 5 डिफरेंसेस। अब अगर इस अवस्था में बालक है तो इसमें एक एक बिंदु, बहुत छोटे छोटे अंतरों को भी वह बता सकता है कि इन दोनों में क्या है। वहीं अगर बालक प्री ऑपरेशन स्टेज में होता तो बार बार यही कहता रहता कि सब एक साथ तो है, सब एक साथ तो है। चाहो तो आप इस पिक्चर को स्क्रीनशॉट ले लें और एक बार खुद भी देखें इस पिक्चर में दोनों पिक्चर में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो आपके लिए एक छोटा सा वो भी मिल गया। तो बहुत बारीक से देखना, इसमें बहुत डिफरेंस हैं, कुछ चीजें हैं भी और लेकिन उनका थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो गया है। तो यही क्या है, विकेंद्रण का गुण है। अर्थात जब बालक किसी चीज के एक या दो गुणों को ना देखने के बजाय उसके सभी या समस्त गुणों पर ध्यान दे, सभी चीजों पर ध्यान देना शुरू करता है, तो उसी कैरेक्टर को विकेंद्रण यानी कि डिसेंट्रिंग कहा जाता है। ये अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे बालक का अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का ही एक कैरेक्टर है। और इसी के साथ हमारी आज की इस क्लास का अंतिम बिंदु, संश्लेषण की क्षमता बालक में विकसित हो जाती है, विश्लेषण की क्षमता विकसित हो जाती है, नियमों के और सूक्ष्म सिद्धांतों की स्थापना संबंधी उच्च मानसिक क्षमताओं के पर्याप्त विकास हो जाता है। अर्थात बालक सिंथेसिस कर पाता है, जैसे कि चीजों को टुकड़ों में तोड़कर उनके बारे में समझना पढ़ना, या विश्लेषण कर पाता है। विश्लेषण में क्या है कि चीजों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके उनको कर पाता है। और संश्लेषण विश्लेषण में अंतर क्या है, चलो पहले इसको थोड़ा जान लेते हैं। संश्लेषण में क्या होता है, जब चीजों को अलग अलग यूज करते हुए और उन सब चीजों को प्रयोग करते हुए, पहले उनके बारे में जो उसने अलग अलग जाना था अब उनको प्रयोग करके वह क्या कर पा रहा है, किसी नई चीज को विकसित कर पा रहा है, तो सिंथेसिस कहलाता है। सिंथेसिस का मतलब होता है कई चीजों को जोड़कर एक नई चीज बनाना। तो इस अवस्था तक बालक में ये कैरेक्टर आ जाता है, या जो बनी बनाई चीज है उसको टुकड़ों में तोड़कर उसके बारे में अध्ययन कर सकता है या उसके एक एक पार्ट के बारे में पर्टिकुलर बता सकता है। जैसे बोर्ड मास क्वेश्चंस होते हैं, बच्चा शुरू में क्या करता है, प्लस पढ़े थे, माइनस पढ़े थे, डिवाइड करे थे, ऐड करे थे, और इन सबको प्रयोग करके फिर बोर्ड मास के क्वेश्चन हल करना शुरू कर देता है, तो वह संश्लेषण है। और जब बोर्ड मास के क्वेश्चंस को वह अच्छे से समझाता है कि ये क्यों हुआ, पहले ये किया जाएगा फिर वो किया जाएगा, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, विश्लेषण या एनालिसिस प्रोसेस कहलाती है। इसी अवस्था में बालक में एक और गुण विकसित होता है, नियमीकरण, अर्थात वह नियमों को बना सकता है, नियमों को उसको पकड़ होने शुरू हो जाती है और छोटे छोटे सिद्धांतों की वो खुद से भी स्थापना करता है। ज्यादा बड़े नियमों को तो नहीं बना पाता है, नियमों की समझ तो बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन बना सकता है तो कैसे, छोटे छोटे सिद्धांतों को। तो छोटे छोटे नियम भी बनाना शुरू कर देता है और कुछ बड़े नियमों को समझ भी लेता है आसानी से। चीजों को जोड़कर कुछ नया भी बना सकता है, अर्थात संश्लेषण कर सकता है, और बनी बनाई चीज को टुकड़ों में डिवाइड करते हुए उनके बारे में चर्चा कर सकता है, बता सकता है, समझा सकता है। तो इसी के साथ साथियों हमने जाना जीन पियाजे को। तो जीन पियाजे से संबंधित हमने उसकी 4 अवस्थाओं को जाना कि किस प्रकार से उसने किस किस अवस्था में कौन कौन से कैरेक्टर बताए हैं। उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर साथियों आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक आप इसी प्रकार बने रहें, पढ़ते रहें, सीखते रहें। ओके, बाय, थैंक यू। Thanks for watching. Don't forget to like and share the video. Please subscribe the channel.